मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, मैं रोज पढ़ता हूँ। इसमें मैंने पढ़ता को अलग से लिखा है। पढ़ता जब अलग से होगा तब यह एक शब्द है, लेकिन जब मैंने इस शब्द को इस वाक्य में पिरो दिया मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत फिक्स कर दिया, तब यह अपने आप में क्या बन गया है, एक पद बन गया है। अब पढ़ता एक पद है, ऐसे ही रोज भी एक पद है, ऐसे ही मैं एक पद है और हूँ भी क्या है, एक पद है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पढ़ता की। पढ़ता में देखिए पावर्ण है, इसके बाद रावण है और इसके बाद ता है, और ता में कौन सा स्वर मिला हुआ है, बड़ा। चलो स्वरों को बाद में देखते हैं, पहले बड़ा ता ही लिख लेते हैं। इसमें आपको 3 वर्ण देखे, पावर्ण, रावण और तावर्ण। इन सभी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं कई वर्णों से मिलकर के एक शब्द बना, और इन्हीं शब्द को जब मैंने वर्णों में तोड़ दिया तो ये क्या बन गया, सबसे छोटी इकाई। ऐसी इकाई जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। इनको हम बस इतने ही तोड़ सकते हैं कि इनमें से स्वरों को अलग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ता में से स्वर को निकाला तो ता और बड़ा आ। अगर मैं ढा में से स्वर को निकालूं तो एक तो ढा आएगा और प्लस इसमें से आ निकलेगा। आप सभी को पता है सभी व्यंजन स्वर के साथ ही कंप्लीट होते हैं। बिना स्वर के ये व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, अपने आप में आधे होते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं वर्ण पर कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हमारी कौन सी भाषा, अभी हम कौन सी भाषा चल रहे हैं, हिंदी भाषा। तो हम बोलेंगे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी वर्ण है। इन्हीं कई वर्णों से मिलकर के आपका एक शब्द बन जाता है, और कई शब्द मिलकर के क्या बना देते हैं, पूरा एक वाक्य बना देते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैंने कोई वर्ण लिखा, जैसे कि मैंने इसमें पा वर्ण लिखा, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं बोलूँगी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है जिसका कोई अर्थ हो? तो आप बोलेंगे मैम पढ़ने का अर्थ है, यानी कि आंसर क्या हुआ, शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द बन जाती है। अगर मैं बोलूं अच्छा चलो इसका अर्थ तो ठीक है, भावार्थ क्या है? आप बोलेंगे इसका कोई भावार्थ तो निकल नहीं रहा। अर्थ तो निकल रहा है कि हाँ पढ़ रहा है बंदा, है ना। भावार्थ क्या निकल रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, खड़ा होके पढ़ रहा है, कि कब पढ़ता है, ये नहीं पता चल रहा। भावार्थ आपको पता चलेगा जब मैं पूरा वाक्य बोलूँगी, मैं रोज पढ़ता हूँ। इससे आपको भाव समझ में आ रहा है कि कोई लड़का है जो रोज पढ़ता है। तो तीसरा आपको आंसर मिल गया। भाषा की सबसे छोटी भावार्थ की दृष्टि से इकाई कौन सी होगी, वाक्य होगी। तो इस प्रकार आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिले। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, और भाषा की सबसे छोटी भावार्थ की दृष्टि से इकाई क्या होगी, आपकी वाक्य होती है। ये हमने 3 क्वेश्चन जान लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ण पर ही और विचार करते हैं कि वर्ण होता क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण, अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर तो जान ही लिया है कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम ये जानते हैं कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन सभी को पता है। स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वो हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब अगर मैं का बोलूं तो मुझे आ बोलना ही पड़ेगा, बिना आ के मैं का को शुद्ध रूप से बोल ही नहीं पाऊंगी। यानी कि का में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को मिल करके क्या बना आपका
पूरा का बनता है, ठीक, नहीं तो स्वर के बिना ये कैसा है, अधूरा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई व्यंजन की, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही स्वर कौन से हुए, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आप सभी को पता है स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। इसके बाद हम पूरी वर्णमाला को भी देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण और आते हैं, जिससे आप देखेंगे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 52। तो वो 52 वर्ण कैसे होते हैं, जबकि मैंने आपके सामने 11 ये और 33 क्या लिखे हुए हैं, व्यंजन, यानी कि 11 + 33 करेंगे तो हमें कितना 44 वर्ण मिल रहे हैं। बाकी के वर्ण कहाँ से आते हैं, चलिए जानते हैं इस चीज़ को। मैंने अभी आपसे बोला एक तो आपके स्वर हुए, स्वर आ से लेकर के बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद रा ऋषि का, इसके बाद एड़ी का, आई ऐनक का, ओखली का और औ औरत का। यहाँ तक मैं क्या काउंट कर रही हूँ, आपके स्वर। इसके बाद आप सोच रहे होंगे अच्छा अंग और आहा कहाँ गया। अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वर, और आहा को क्या कहते हैं हम, विसर्ग। अंग और आहा यानी कि अनुस्वर और विसर्ग, इन दोनों को हिंदी के विद्वानों ने आपकी आयोग बाह्य ध्वनियों में रखा है। कौन सी ध्वनियाँ, आ, योग, बाह्य, नाम से ही स्पष्ट है। ऐसी ध्वनियाँ जिनमें क्या नहीं होता, योग नहीं होता, लेकिन अर्थ को आगे वहन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आयोग बाह्य ध्वनियाँ, जिनकी संख्या मैंने अभी आपको बताई, अंग और आहा यानी कि अनुस्वर और विसर्ग, यानी कि कितनी है, 2 है। तो अगर कोई पूछे आयोग बाह्य ध्वनियाँ कितनी हैं, 2 हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो अनुस्वर है और एक कौन सी है, विसर्ग है। इनका बहुत ज़्यादा यूज संस्कृत में तो था ही, हिंदी में भी है, आज भी है, इसीलिए हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं।